नमस्कार। मैं अनिल कुमार गुप्ता, राजकीय महाविद्यालय अजमेर से बीएससी प्रथम वर्ष भौतिक शास्त्र के तृतीय पेपर विद्युत चुंबकत्व में इकाई 1 के लिए व्याख्यान हेतु प्रस्तुत हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आप यदि पिछले 7-8 बरस के क्वेश्चन पेपर देखें तो आपको ये ध्यान आएगा कि प्रत्येक एग्ज़ाम में अपनी इकाई प्रथम से डाइवर्जेंस अथवा कर्ल पर हमेशा प्रश्न मिला है। प्रश्न कई बार निबंधात्मक भी मिलते रहे हैं। प्रश्न का प्रकार क्या है? डाइवर्जेंस की यदि हम बात करें तो डाइवर्जेंस की परिभाषा, डाइवर्जेंस को डिफाइन करना, डाइवर्जेंस का भौतिकीय सार्थकता, दैट इज फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइवर्जेंस, एंड रिलेटेड थ्योरम which is called Gauss divergence theorem, and fourth and last part is the derivation of Cartesian of vector field in Cartesian coordinate. In our syllabus we are restricted for only Cartesian coordinates. ये 4 पार्ट बनते हैं। मैं इन्हें पुनः रिपीट करता हूँ, पुनः दोहराता हूँ। डाइवर्जेंस की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ डाइवर्जेंस, फिजिकल सिग्निफिकेंस, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम एंड द वैल्यू ऑफ डाइवर्जेंस इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। इसी प्रकार से जब हम कर्ल के लिए कार्य करेंगे, उस कर्ल के लिए भी यही चारों बातें होगी। डेफिनेशन ऑफ कर्ल, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कर्ल, और कर्ल से संबंधित जो प्रमेय है वह कहलाती है स्टोक्स थ्योरम, और कर्ल का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में मान निकालना। तो इस प्रकार से अपने सिलेबस में डाइवर्जेंस और कर्ल का पूरा आर्टिकल बहुत इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि परीक्षा में 100% इन दोनों आर्टिकल से कुछ ना कुछ 100% पूछा जाता रहा है। इतना ही नहीं, इन दोनों आर्टिकल की आगे यूनिट 2 और यूनिट 3 में अनेक एप्लीकेशंस हैं। जैसे मैंने अभी कहा, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, जिसमें हम सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसकी इक्विवेलेंस का रिलेशन है। जबकि कर्ल में प्रमेय है स्टोक्स प्रमेय, और कर्ल की स्टोक्स प्रमेय के अनुसार हम क्लोज पाथ लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में बदल सकते हैं। तो हमें थ्योरेटिकल कंसेप्ट के डेरिवेशन में भी इस दोनों रिजल्ट्स की कई बार ज़रूरत पड़ती है, इसका उपयोग करते हैं। साथ ही साथ परीक्षा में डाइवर्जेंस और कर्ल पर संबंधित जो वेक्टर आइडेंटिटीज़ हैं, कुछ स्टैंडर्ड वेक्टर आइडेंटिटीज़ हैं जिनकी संख्या 11 है, उनका रिजल्ट उन थ्योरम्स को प्रूव करने के लिए भी कोई से भी 2 वेक्टर आइडेंटिटीज़ परीक्षा में दे दी जाती है। तो हम डाइवर्जेंस कर्ल का कार्य पूरा करने के बाद जो 11 हमारी स्टैंडर्ड वेक्टर आइडेंटिटीज़ हैं, हम उनको भी ड्राइव करके आपको बताने वाले हैं। और कुल मिला करके इकाई प्रथम से इस पेपर में ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल बन जाते हैं। आपको ध्यान आ गया होगा, हम पिछले टर्म पर डाइवर्जेंस को शुरू किए थे। डाइवर्जेंस को हमने परिभाषा के रूप में डिफाइन किया था, और मैंने आपको बताया था कि सदिश क्षेत्र के एकांक आयतन से प्रति सेकंड गुजरने वाली जो बल रेखाओं की संख्या है वह उसका डाइवर्जेंस कहलाती है।
यदि हम किसी द्रव के लिए बात करें तो उस द्रव के लिए जो द्रव होगा वह प्रति सेकंड एकांक आयतन से गुजरने वाली द्रव की मात्रा होगी। और गणितीय रूप में हमने इस प्रकार से इसको डिफाइन किया था, लिमिट बी अप्रोचेज जीरो सरफेस इंटीग्रल वेक्टर ए डॉट डी एस डी बी। डाइवर्जेंस को डिफाइन करने के बाद हमने डाइवर्जेंस का फिजिकल सिग्निफिकेंस पर विचार किया था। और डाइवर्जेंस के फिजिकल सिग्निफिकेंस पर मैंने आपको बतलाया था कि डाइवर्जेंस का मान पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, और डाइवर्जेंस का मान जीरो भी हो सकता है। यदि डाइवर्जेंस पॉजिटिव है, इसका अर्थ हुआ कि बंद पथ से जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो बाहर की ओर निकल रही हैं, अर्थात बंद पथ में धनात्मक आवेश उपस्थित है। और इस तरह की व्यवस्था में हम कहते हैं कि निश्चित रूप से इस बंद पथ के अंदर कोई सोर्स स्थित है। जबकि डाइवर्जेंस का मान निगेटिव होने पर बंद पथ के अंदर बल रेखाएं अंदर प्रवेश कर रही होती हैं, और जब वो अंदर प्रवेश करती हैं तो हम कहते हैं कि बंद क्षेत्र के अंदर कोई ऋणात्मक आवेश स्थित है। और इस प्रकार की अवस्था को हम बोलते हैं कि इस में निश्चित रूप से कोई सोर्स स्थित है, सिंक स्थित है, अर्थात बंद पथ के अंदर कोई सिंक स्थित है। एक जो तीसरी अवस्था थी जिसको हमने कहा था कि डाइवर्जेंस का मान जीरो है। डाइवर्जेंस का मान जीरो है, इसका मतलब हुआ कि आगत और निर्गत दोनों जो द्रव की मात्राएं हैं वो समान मात्रा कहलाएंगी। और ऐसे वेक्टर फील्ड जिनके लिए डाइवर्जेंस का मान जीरो होता है हम उनको सॉलिनॉइडल वेक्टर कहते हैं। इसका उदाहरण हमने आपको दिया था कि किस प्रकार से जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको हम परिनाल के सदिश कहते हैं। यह प्रश्न भी परीक्षा में कई बार हमको पूछने को मिला है कि चुंबकीय क्षेत्र का डाइवर्जेंस का मान लिखिए, तो हम उसका डाइवर्जेंस का मान 0 लिखेंगे। और कई बार परीक्षा में ये पूछा गया कि चुंबकीय क्षेत्र कैसा, चुंबकीय क्षेत्र का मान डाइवर्जेंस का लिखें और बताएं, इसकी सार्थकता को बताएं। तो आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा कि यह परिनाल के सदिश है, और इसका जो प्रमुख कारण है वह कारण है कि चुंबकीय क्षेत्र की जो बल रेखाएं होती हैं वह बल रेखाएं बंद क्लोज कर्व में होती हैं। क्लोज कर्व में होने के कारण जो डाइवर्जेंस का मान है वो जीरो मिलता है। फिर हमने एक प्रमेय सिद्ध किया था, और उस प्रमेय के सिद्ध के अनुसार हमने बताया था कि इसका जो मान होगा वह सरफेस इंटीग्रल से वॉल्यूम इंटीग्रल में किया जा सकता है, और उस थ्योरम को हमने गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम बोला था। अब हम इसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में मान निकालना चाहते हैं। देखिएगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में इसका मान क्या निकलेगा और उसके हम आगे रिजल्ट्स किस प्रकार के यूज करने वाले हैं। मान लीजिएगा कोई आयतन dB वाला कोई आयताकार षटफलक अल्पांश है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई dx, dy, dz है, और इसके सेंट्रल पॉइंट P जिसे मैंने चित्र में दिखाया है, इस P बिंदु पर सदिश क्षेत्र स्थित है। सदिश क्षेत्र का जो मान है, मान लीजिए वो मैंने वेक्टर फॉर्म में लिखा है AXI + AYJ + AZ के। इसका x घटक AX हो गया, y घटक AY हो गया, z घटक AZ हो गया। हम काम क्या करते हैं, हम सबसे पहले काम ये करेंगे, x अक्ष के अनुदिश, y अक्ष के अनुदिश, z अक्ष के अनुदिश अलग अलग से हम नेट फ्लक्स को ज्ञात करेंगे। नेट फ्लक्स ज्ञात करना मतलब आउटगोइंग फ्लक्स और इनकमिंग फ्लक्स को ज्ञात करेंगे, आउटगोइंग में से इन फ्लक्स को निकाल देंगे। तो कुल फ्लक्स को ज्ञात करने के बाद हम एकांक आयतन पर फ्लक्स ज्ञात करेंगे, और एकांक आयतन पर जब वो फ्लक्स ज्ञात हो जाएगा तो वही उसका डाइवर्जेंस बन जाएगा। अब आप देखिए चित्र से, मैंने P बिंदु पर x अक्ष से स्थित जो दूसरा फलक है वह BB डैश DD डैश है, और यह केंद्र बिंदु से x अक्ष के अनुदिश dx/2 दूरी पर है। उसी प्रकार से इस केंद्र बिंदु से जो पीछे फलक है, जिसे कि मैंने डायग्राम में AA डैश CC डैश से दिखा रखा है, यह फलक भी केंद्र बिंदु से
dx/2 दूरी पीछे है। इस आर्टिकल में समझने का बिंदु यह है कि चूंकि केंद्र जो बिंदु है P, उस पर मुझे सदिश क्षेत्र का घटक मालूम है और x अक्ष के अनुदिश इस सदिश क्षेत्र का घटक है ax। तो अब हम इस सदिश क्षेत्र के घटक ax से जो सामने वाला फलक है bb डैश dd डैश और जो पीछे वाला फलक है उस तक कैसे पहुँचें और उस पर सदिश क्षेत्र का कैसे मान ज्ञात करें। उसका तरीका होगा कि इस केंद्र बिंदु से आगे वाले पीछे वाले की दूरी को ज्ञात कर लें और फिर परिवर्तन की दर ज्ञात करें। परिवर्तन की जब दर मालूम हो जाए तो उसको दूरी से गुणा कर दें। जैसे उदाहरण के लिए bb डैश dd डैश पर हम सदिश क्षेत्र ज्ञात करना चाहते हैं, तो इस फेस पर जो परिवर्तन की दर है वह परिवर्तन की दर क्या होगी, ddx ऑफ ax। सदिश क्षेत्र के x अक्ष के अनुदिश परिवर्तन की दर हो गई ddx ऑफ ax और इसकी जो दूरी है केंद्र बिंदु से वो dx/2 है। इसलिए परिवर्तन की दर को दूरी से गुणा कर दें, अर्थात ddx ऑफ ax इज मल्टीप्लाइड बाई dx/2 और इसे अब जब आप ax में जोड़ देंगे तो हमें सदिश क्षेत्र का घटक इस फलक पर मालूम हो जाएगा। बिल्कुल इसी प्रकार से जो इसके पीछे है वह dx/2 दूरी पर है, अतः परिवर्तन की दर हो गई ddx ऑफ ax इज मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस dx/2। अब चूंकि ये पीछे है इसलिए केंद्र बिंदु पर सदिश क्षेत्र का घटक ax में से इसे घटाना पड़ेगा। अब देखिएगा ये सारा कार्य मैंने किस प्रकार से किया है। परिवर्तन की दर हो गई और x अक्ष पर जो घटक है वो ax प्लस ddx ऑफ ax हो गया और ये जोड़ना पड़ेगा। यदि हम पीछे वाले फलक पर जाते हैं तो ये हमें घटाना पड़ेगा, जैसा कि मैंने यहाँ पर माइनस कर दिया है। अब हम नेट फ्लक्स निकालना चाहते हैं, तो नेट फ्लक्स मतलब आउटगोइंग फ्लक्स माइनस इनकमिंग फ्लक्स। फ्लक्स ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं, फ्लक्स के कंसेप्ट में हमने सीखा हुआ है कि जो भी सदिश क्षेत्र है उस सदिश क्षेत्र को हमें एरिया से गुणा करना पड़ता है। दैट इज फ्लक्स इज इक्वल्स टू वेक्टर फील्ड इनटू एरिया। देयरफॉर नेट फ्लक्स इज इक्वल्स टू आउटगोइंग फ्लक्स माइनस इनकमिंग फ्लक्स। सो आउटगोइंग फ्लक्स यानी bb डैश dd डैश फेस पर उसका मान हो गया ax प्लस ddx ax dx/2 एंड दिस कंप्लीट टर्म आर मल्टीप्लाइड बाई एरिया d/dz। और उसी प्रकार से मैंने इनकमिंग फ्लक्स ले लिया है। इन दोनों टर्म को सॉल्व करने पर हमें जो समीकरण मिल रही है उसका मान है ddx ax dx dy/dz और मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखा है। ध्यान रहे यह जो टर्म आई है दिस इज द इक्वेशन फॉर द नेट फ्लक्स along the x axis and it is marked as equation number 1. In a similar way, in a similar fashion, we can determine the value of net flux along the y-axis, along the z-axis, and equation number 2 and equation number 3 are written here. Along the y-axis, along the z-axis, equation represents net flux. So net flux along the y-axis is equation 2 and net flux along the z-axis is equation number 3. Therefore, by adding equation number 1 to 3, we get total flux. Total flux become ddx ax, dd by ay, ddz az, dx dy dz and this is marked with equation number 4. इसका मतलब हुआ कि हमने जो आयताकार db आयतन 12 db आयतन का षटफलक चूज किया है उस षटफलक से x अक्ष y अक्ष z अक्ष के अनुदिश हमने यह निकाल लिया है और इसका मान जो नेट फ्लक्स है वह ज्ञात हो गया है। यहाँ पर उस आयताकार फलक का जो आयतन है dx dy dz, चूँकि इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, इन तीनों का गुणनफल आयतन बनेगा जिसको कि मैंने b से लिख दिया है। अब डाइवर्जेंस की परिभाषा पर लौटते हैं। डाइवर्जेंस की जो परिभाषा है उस डाइवर्जेंस की परिभाषा के अनुसार सदिश क्षेत्र के एकांक आयतन से प्रति सेकंड गुजरने वाली बल रेखाओं की जो संख्या है वह डाइवर्जेंस कहलाती है।
इसका मतलब हुआ मुझे ए आयतन के मान को एकांक करना पड़ेगा, b के मान को एकांक करना पड़ेगा, और b का मान एकांक लिखने पर जो टर्म हमें मिलेगी वह डाइवर्जेंस की होगी। तो b का मान 1 लिखने पर डाइवर्जेंस की टर्म हो जाती है डी डी एक्स ए एक्स डी डी बाई ए वाई डी डी जेड ऑफ ए जेड। हम इस समीकरण को डेल फॉर्म में लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसको हमने इस प्रकार से लिखा है आई डी डी एक्स जी डी डी वाई प्लस के डी डी जेड इज डॉट प्रोडक्ट विद ए एक्स आई प्लस ए वाई जेड ए जेड। नाउ दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज डेल डॉट ए, और यह समीकरण डाइवर्जेंस की बन जाती है। इससे क्या रिजल्ट निकलता है? इससे रिजल्ट यह निकल के आता है कि किसी भी सदिश फलन का जो डाइवर्जेंस का मान है वह डाइवर्जेंस का मान डेल संकारक तथा सदिश फलन के अदिश गुणनफल से दिया जाता है। तो परीक्षा में एक बार यह प्रश्न इसी रूप में पूछा गया कि सिद्ध करें कि किसी भी सदिश फलन का जो डाइवर्जेंस का मान है वह मान डेल के साथ में उस सदिश फलन का अदिश गुणनफल के तुल्य होगा, यानी कि डेल डॉट ए होगा। यह डॉट प्रोडक्ट आता है और यह डाइवर्जेंस का मान बन जाता है। कल हम कर्ल का मान शुरू करेंगे और कर्ल के मान में हम आपको ये बताएंगे कि यह मान डॉट के स्थान पर वहाँ पर कर्ल आ जाता है। इसका आप थोड़ा सा अभ्यास करें, ऐसा आपसे मेरा परामर्श है। धन्यवाद।